हेलो व्यूवर्स, मैं आपका एक बार फिर से आसिया क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो जनजातियों के बारे में पढ़ने के पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, इसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी और लाभकारी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये जनजातियों के बारे में पढ़ने के पहले जनजातियों का अर्थ समझ लेते हैं कि जनजातियाँ होती क्या हैं। तो वह सामाजिक समुदाय जो राज्य के विकास के पूर्व से अस्तित्व में था, यानी किसी राज्य के विकास के पहले से ही हमारे इस धरातल, किसी विशेष धरातल के भूभाग पर था, किंतु विकास के अभाव में रह गया है। विकास के अभाव में है, यानी कि विकास तो सबका हो गया, पहले से है हमारे उस धरातल के भूभाग पर, किंतु उस जाति विशेष का कोई विकास नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं जनजाति। जनजातियों का अगर देखा जाए तो वो अस्तित्व में बहुत पहले से हैं, विकास की दौड़ में पीछे रह गए। जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनको जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में जनजाति शब्द का प्रयोग भारत के आदिवासियों के लिए किया जाता है, इसको इंग्लिश में ट्राइब कहते हैं, लेकिन वास्तव में जनजातियों के जनजाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो भारत में बसने वाले आदिवासी हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं आदिवासियों की, तो इसमें ये जनजाति जो है, बहुत सारे हमारे देश में जनजातियाँ हैं। केवल यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करेंगे। तो भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल एक भारत है जहां पर अनुसूचित, और इनके लिए एक एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है पूरे देश में। अलग अलग प्रांत में भी अपने अपने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इनके विकास के लिए। विकास का उद्देश्य सरकार का, और इनके लिए हमारे देश की सरकार विकास कार्यक्रम चला रही है। 1967 में यूपी में जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम लागू किए गए थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में इनका क्या प्रतिशत योगदान है। तो ये प्रतिशत योगदान जो है 0.6% है, 0.6, यानी 1% से भी कम। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये अनुसूचित जनजाति जो है, इनकी जनगणना में 11,34,273 यानी 11,34,273 लोगों की काउंटिंग की गई थी। ये उत्तर प्रदेश के केवल जनसंख्या का, टोटल जनसंख्या का सिर्फ 0.6% ही हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे अधिक कौन है, सबसे कम कौन है, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सोनभद्र जो है, सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ पर? सोनभद्र में। सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। इनकी संख्या 3,85,018 काउंट की गई। ये जितने भी मैं आंकड़े बता रही हूँ 2011 के अनुसार हैं, क्योंकि 10 वर्षों में, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। किंतु कोविड-19 के चलते हमारे देश में इस 10वें वर्ष में कोविड आ गया था, जिसके कारण जनगणना संभव नहीं थी, लॉकडाउन था, आप सब जानते हैं। तो इसलिए अभी तक जनगणना का काम पूरा नहीं हो पाया है, उसके आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो भी जानकारी मैं दे रही हूँ सब 2011 के आंकड़े के अनुसार दे रही हूँ। अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम, अगर सबसे अधिक आपकी
की है आपकी सोनभद्र में, तो सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम आपकी है बागपत में। बागपत में सबसे कम आपके जनजाति निवास करती है। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए कि अगर सोनभद्र के बाद दूसरा नंबर कौन है, तो दूसरा नंबर बलिया का आता है। बलिया में भी खूब जनजातियों का निवास है, लेकिन ये दूसरे स्थान पे, पहले नंबर पे सोनभद्र है, दूसरे पर आपका बलिया है, और लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी जिसमें सबसे कम आपकी जनजाति निवास करती है वो है बागपत। और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर थारू जनजाति के लोग बुक्सा, राजी, जौनसारी, खरवार, माहीगीर जैसे बहुत सारे जनजातियां हैं जिनका यहाँ पर निवास है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थारू जनजाति को। तो थारू जनजाति जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर शायद पाई जाने वाली प्रजाति कह सकते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर इनका निवास है? तो ये तराई के भागों में इनका निवास है। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश का तराई भाग। मैंने बताया था इसके पहले के वीडियो में कि उत्तर प्रदेश के तराई भाग में चावल की बहुत अधिक मात्रा होती है। यहाँ पर कौन सा होता है? मैंने बताया था इसके पहले के वीडियोस में कि यहाँ पर आपका चावल की खेती होती है। यहाँ पे खादर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर आपका पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत का ढलान क्षेत्र है। यहाँ पे मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और यहाँ पर बहुत सारी विषमताएं भी होती हैं क्योंकि पानी के कारण यहाँ पर दलदली भाग बन जाता है, मच्छर बहुत पैदा होते हैं, तो हर साल यहाँ पर मलेरिया की बीमारी फैलती है। ये सब चीज़ें मैंने जो बताई थी वो इन्हीं प्रजाति के लोगों के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो निवास क्षेत्र है तराई क्षेत्र के भागों में ये निवास करती है। अगर बात कर लें कि ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो सबसे पहले महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है तथा लखीमपुर खीरी। ये जो कुछ मुख्य आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये जनसंख्या के रूप में निवास करती है। अभी 2019-20 में यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि थारू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, उसका बल्कि अभी तक कोर्ट में फैसला भी नहीं हुआ है। तो ये जो है थारू जनजाति के लिए लोगों ने कहा उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। उत्तराखंड में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन थारू जनजाति का निवास यूपी में है। अगर किसी ने यूपी में निशान लगाया तो उसको सही माना गया था और वो सही भी था। लेकिन हाँ, उत्तराखंड में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी में नहीं है। अगर हम इसके नामकरण की बात करते हैं कि इसका नामकरण थारू क्यों हुआ है, इस जनजाति का नाम थारू ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हो गया, तो कहा जाता है कि थारू मरुस्थल से रास्ते से होकर या थारू मरुस्थल में थे वहाँ से होते हुए आए, तो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन थार मरुस्थल से इनका कुछ संबंध है जिसके कारण इनको थारू जनजाति के नाम से जाना जाता है। मुख्य भोजन इनका चावल है, क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे पानी खूब बरसता है, धान के लिए उपयुक्त दशाएं मिलती हैं, तो यहाँ के लोग चावल की खेती, धान की खेती खूब करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो कृषि में ये ज़्यादातर अधिकतर चावल और गन्ना पैदा करते हैं। धान और गन्ना, मैंने बताया था ना तराई क्षेत्रों में गन्ना खूब होता है, तो गन्ना की खेती और धान की खेती यहाँ खूब होती है। लेकिन इनका थारू जनजातियों का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि है और इनका मुख्य भोजन चावल है। ठीक है, इनके यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का चलन है। कौन सी प्रथा का चलन है? इनके यहाँ संयुक्त परिवार, यानी ये लोग छोटे छोटे टुकड़े में परिवार को नहीं बनाते, यानी एकल परिवार का विचार इनके दिमाग में अभी नहीं आया है। ये संयुक्त परिवार में ही रहते हैं। उनको पसंद आता है कि एक परिवार का, एक कुटुंब के रूप में इनके परिवार का रहता है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि ये लोग राजपूताना थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे, इसलिए इनको थारू कहा जाता है। थारू लोग कैसे होते हैं? थारू लोग जो होते हैं छोटे कद के होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हाइट नहीं होती है, चौड़े इनके मुंह होते हैं, इनकी चमड़ी का रंग पीला होता है। अगर थारू जनजाति की पूछा जाए कि कैसे होते हैं, तो इनका रूप ये होता है कि छोटे कद के होते हैं, चौड़ी मुखाकृति होती है, इनकी चमड़ी का रंग पीला होता है, और इनका मुख्य भोजन मैंने अभी बताया कि चावल है। ये दोपहर और शाम के लिए भोजन का अलग अलग, जैसे हम लोग डिनर और लंच कहते हैं ना, तो इनके यहाँ दोपहर के खाने को कहते हैं मिजनी, और शाम के खाने के लिए यानी कि डिनर के लिए
ये बोलते हैं बेरी। लंच को मिजनी कहते हैं और डिनर को बेरी कहते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर बदला विवाह की प्रथा है। बदला विवाह की प्रथा है, यानी कि जब विवाह तय हो जाता है तो यानी एक के बदले दूसरे की भी शादी हो सकती है। यानी एक अगर किसी लड़की की वहाँ पर शादी हो रही है तो उसी परिवार में ये अपने लड़के की भी शादी करते हैं, ठीक है। और जब इनके यहाँ शादी तय हो जाती है, विवाह तय हो जाता है, तो उसको कहते हैं पक्की पोड़ी, ठीक है। विधवा विवाह की भी इनके यहाँ प्रथा है, प्रचलन खूब है। तो अगर कोई विधवा हो जाती है लड़की तो इनके यहाँ विधवा विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। जब विधवा विवाह होता है तो इस प्रकार के विवाह में जो भोज दिया जाता है इसको ये लोग कहते हैं लठ भरवा भोज। क्या बोलते हैं? लठ भरवा भोज कहते हैं, ठीक है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक के पर्व के रूप में अगर ये क्वेश्चन आता है कि शोक का पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो आप बताइए कि शोक का पर्व जो है थारू जनजाति के लोग मनाते हैं शोक के रूप में। ये लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। जो भी हिंदू धर्म के लोग त्यौहार मानते हैं ये सब वो त्यौहार मनाते हैं। इनके यहाँ बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ के महीने में और वैशाख के महीने में मनाया जाता है। तो इनकी अर्थव्यवस्था, मैंने कहा कि ये लोग कृषि प्रधान लोग हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ पर इनके यहाँ धान की खेती होती है। तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? कृषि प्रधान होगी। उत्तर प्रदेश के में इनका जो थारू विकास परियोजना एक कार्यक्रम लागू किया गया जो 2 अक्टूबर 1900 यानी कि गांधी जयंती के दिन 1980 को किया गया। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। यानी इनके लिए स्पेशल एक लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय भी बनाया गया है, जिसके कारण कि इनको लगातार विकास हो सके, थारू जनजाति का विकास करने के लिए यहाँ पर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसके बाद आता है आपका बुक्सा या ओक्सा। बुक्सा या ओक्सा, बुक्सा या ओक्सा जनजाति आपके बिजनौर में मिलती है। कहाँ मिलती है? बिजनौर जिले में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला है, वहाँ पर बुक्सा और ओक्सा जनजाति पाई जाती है। और यह जनजाति जो है इसका संबंध कहाँ से अगर देखा जाए तो पटवार राजपूत से इनका संबंध बताया जाता है, माना जाता है। इनके द्वारा हिंदी बोलचाल की भाषा है। इनकी भाषा क्या है? हिंदी है। बुक्सा लोगों का कद और आंखें पलकें मतलब कि इनका कद जो होता है और आंखें दोनों ही छोटी छोटी होती हैं। कद भी इनका, हाइट भी इनकी कम होती है और आंखें भी छोटी छोटी होती हैं। लेकिन इनकी आईब्रोज यानी पलकें काफ़ी भारी होती हैं। चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है। और क्या होता है? इनका मुख्य भोजन क्या है? मछली और चावल है। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है। और इन लोगों में बंदर है, गाय, मोर, ये सब का खाना वर्जित है। बंदर, मोर और गाय का मांस ये नहीं खा सकते, इनके यहाँ वर्जित है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत। इनके यहाँ जो परिवार का या मुख्य इनका व्यक्ति होता है इनके कुटुंब का, उसको तखत बोलते हैं, ठीक है। और ये लोग किसकी उपासना करते हैं? मुख्य रूप से ये आपके चामुंडा देवी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और इनका भी रहने सहने का मुख्य आधार कृषि है। यानी इनका जीवन किस पर यापन होता है? कृषि के आधार पर होता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। अगर सामाजिक स्तरीकरण की बात की जाए तो इसमें बुक्सा ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है। जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था है ना कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, तो वैसे ही इनके यहाँ बुक्सा ब्राह्मण होते हैं, उसके बाद बुक्सा क्षत्रिय होते हैं, बुक्सा अहिर होते हैं और बुक्सा नाई होते हैं। ये 4 प्रकार की इनके यहाँ वो पाया जाता है, गोत्र पाया जाता है। गोत्र के अनुसार समाज की मूल इकाई है। इनका गोत्र जो है इनकी समाज की मुख्य इकाई है। सभी भेदों के बाद भी ये लोग गांव में मिलकर रहते हैं। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में यानी अहीर आ गए, आपके नाई आ गए, जो भी हैं इनका अलग अलग बंटवारा है, लेकिन ये फिर भी एक साथ एक ही गांव में रहते हैं। एक साथ ये लोग रहते हैं। इनके यहाँ बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। यानी एक पुरुष जो है कई विवाह कर सकता है, कई पत्नियां रख सकता है। और पति और पत्नी
दोनों में से कोई भी अपना विवाह को विच्छेद करने यानी भंग कर सकता है। इनका क्या विवाह कैसा होता है? विवाह केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, जो अगर दोनों में से पति या पत्नी में से किसी को पसंद नहीं आ रहा है एक दूसरे का साथ, तो ये लोग उस विवाह को अनुबंध को समाप्त कर देते हैं। अनुबंध प्रथा में होता है यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका विवाह 7 जन्मों का नहीं होता है। तो अगर इन दोनों में से किसी को, पति या पत्नी में से कोई एक विवाह को नहीं रखना चाहता है, तो दोनों में से कोई भी विवाह को भंग कर सकता है। इनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का अंतरजातीय विवाह भी होता है। ये अंतरजातीय विवाह भी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुपत्नी प्रथा का यहाँ पर चलन है, विधवा विवाह भी प्रचलित है। यानी कि अगर किसी कारणवश किसी स्त्री का पति मर जाता है, तो उस लड़की का, उस विवाहित का, जो विधवा हो गई है, उसका पुनर्विवाह करने की स्वीकृति दी गई है। इनके परिवार का जो स्वरूप है, अधिकांश संयुक्त, विस्तृत और केंद्रीय परिवार है। यानी कि संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। एक तो पूरा यानी एक परिवार पूरे संयुक्त रूप से रहते हैं, और जब संयुक्त रहते हैं तो बड़े हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। और इनका मेन केंद्र क्या होता है? परिवार होता है। परिवार के बारे में ही ये विचार करते हैं, परिवार के ही आधार पर अपना कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति के विकास के लिए 1983-84 में एक परियोजना भी आरंभ की गई थी। आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं खरवार जनजाति के विषय में। तो अगली आपकी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है खरवार। तो ये खरवार जनजाति के विषय में देख लेते हैं। खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया और कहाँ पाए जाते हैं? बलिया, गाजीपुर और चंदौली जिले में रहते हैं। तो जैसे कि सोनभद्र में मैंने अभी आपको बताया कि सोनभद्र में सबसे अधिक अगर कोई जनसंख्या कहीं पाई जाती है जनजातियों की, तो वो सोनभद्र है। सबसे बड़ा जिला है जहाँ पर जनजाति रहती है। तो यहाँ पर सोनभद्र में खरवार पर मिलती है, मिर्ज़ापुर में, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली में ये खरवार जनजाति के लोग रहते हैं। अगर इनका मूल स्थान देखा जाए तो ये झारखंड के पलामू क्षेत्र से इनका संबंध है। अगर हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी उपजातियां हैं, तो इनकी उपजातियां, खरवार जनजाति की प्रमुख जनजातियां कौन है? सूरजवंशी है, पतवंदी है, दौलतवंदी है, खैरी है, रालूत है, मोगती है, मजियाली, गोंजू और आर्मिया नाम की उप प्रजातियां हैं, जो खरवार जनजाति के ही उपरूप हैं, यानी उनके ही उप जनजातियां हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इनके यहाँ बहुत सारे देवता हैं। बदहुस हैं, वनसंती हैं, दूल्हा देव, घमसान, गोरिया, ये सब इनके जो हैं, इनके खुद के देवता हैं। इसके अलावा ये लोग शिव जी की, दुर्गा जी की, हनुमान जी की, ये सब देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये वृक्षों में सेमल, पीपल और नीम के पूजा करते हैं, और जीव जंतुओं में नाग, बिच्छू की भी पूजा करते हैं। इनका जो है यानी कि देवताओं की एक लंबी लिस्ट है इनके पास। इसके अतिरिक्त कर्मा खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इनको डांस करने का, नृत्य करने का बहुत अधिक इनके यहाँ रिवाज है। इनके यहाँ मुख्य रूप से खरवार जनजाति का नृत्य है। इस जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। दोनों प्रकार के भोजन इनके यहाँ किया जाता है। लेकिन ये जो हैं केवल आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली जिले में पाए जाते हैं, और इनके लिए सरकार ने कार्यक्रम चला रखे हैं। फिर आता है महीगीर। महीगीर जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली एक इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है। तो ये जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर के आसपास के क्षेत्र में ही ये निवास करती है। बिजनौर ही इनका मुख्य निवास स्थान है, और इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है।
इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? अर्थव्यवस्था इनकी कैसे चलती है? इनकी अर्थव्यवस्था मछली पकड़कर चलती है, यानी ये लोग मछली पालते हैं और मछली पकड़ते हैं और उसी का इनका व्यवसाय है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि ये इनके यहाँ केवल एक ईश्वरवाद की उपासना की जाती है। ये अधिकतर इस्लाम धर्म के इन लोगों ने अधिकतर इस्लाम धर्म अपना लिया है। इसके बाद आता है आपका जौनसारी। ये जौनसारी जनजाति को खस जाति का वंशज माना जाता है। खस लोग सामान्यतः लंबे होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं और इनकी जो रंगत होती है ये गुलाबी रंग या पीला रंग लिए हुए होती है। इनका सिर थोड़ा लंबा होता है, नाक इनकी बहुत तीखी और लंबी पतली सी होती है। इनका जो माथा यानी ललाट खड़ा होता है, आंखें धुंधली नीली और बाल घुंघराले छोटे छोटे जो घुंघराले होते हैं वैसे होते हैं। अन्य विशेषताओं वाले सुंदर ढंग से संवारे गए होते हैं, बाल बहुत सुंदर ढंग से ये लोग बनाते हैं। इस जनजाति की स्त्रियां तुलनात्मक दृष्टि से लंबी छरहरी काया वाली और बहुत आकर्षक होती हैं। यहाँ पर जनजातियों में बहु पति रखने की भी यहाँ पर परमिशन है, यानी एक स्त्री कई विवाह कर सकती है। जौनसारी उत्तर प्रदेश की जनजाति द्वारा बिक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। इनके यहाँ उत्सव मनाने का बहुत अधिक रिवाज है। इनके यहाँ कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? बिक्सु नाम का, पांचोई और दियाई नाम के उत्सव मनाए जाते हैं। रासो, घुमसू, झेला, घोड़ों, थोई, ढुंचा, जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे नृत्य की इनके यहाँ प्रथा है। ये सारे नृत्य ये आपके जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपके यहाँ कि ये नृत्य दे देंगे, ये किस जनजाति में प्रचलित है। जैसे अभी मैंने कहा कर्मा जो है खरवार में है, अभी कर्मा दे दिया और आपको 4 जनजातियों का नाम दे दिया, बुक्सा दे दिया, महीगीर दे दिया, खरवार दे दिया और थारू दे दिया। अब आप उसमें सही चुन के लगाइए कि कौन सा किसका डांस है, कौन सा किसकी लोक नृत्य है, कौन सा लोक गायन है। इस तरह के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। सैनिटरी मार्ट योजना इस उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति विकास निगम के द्वारा 2001 और 2 में लागू की गई है। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना है। सैनिटरी मार्ट यानी मैला क्या, यानी कि पहले हमारे और आपके यहाँ ये जो आजकल शौचालय प्रथा है ये नहीं हुआ करती थी। सब कहीं पर अपना मैला इकट्ठा करते थे और उसको फिर क्या करते थे, ये कुछ प्रजाति के लोग इसको अपने साथ कुछ सामान ले जाते थे और घर घर से इकट्ठा करके इसको कहीं एक जगह पर फेंकते थे और उससे खाद बनाई जाती थी। और ये जो है सर पे जो आमतौर से सब लोग ये मैला छोड़ते थे उसको ये लोग अपने सर पे रखकर ले जाते थे। सरकार ने कहा सारे चाहे जनजाति हो चाहे कोई भी हो सब समान है, भारत के निवासी हैं और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर शौचालयों की स्थापना हुई और इसके बाद से इनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाई गई और सरकार ने 2001 और 2 में इस सभी जनजातियों के ऊपर सर पर मैला उठाने का काम जो था इस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब ये जो काम करते थे मैला उठाने का तो अब इनके पास नहीं है, कोई काम व्यवसाय नहीं है, तो ये सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी हैं जिससे इन लोगों को रोजगार मिल सके। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। जनजातियों से, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं और ये आपके लिए वीडियो लाभकारी होगा, आपके लिए ये उपयोगी होगा। आप इसको लाइक करिए वीडियो को, आप अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू।